नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं महापुरुषों की जीवनी की श्रृंखला में महाराणा प्रताप के जीवन परिचय को। दोस्तों, महाराणा प्रताप के जन्म को आज 480 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम राजस्थान के महान योद्धा, महान स्वतंत्रता संग्रामी और स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा प्रताप के जीवन परिचय को हम लेकर आए हैं और उनकी वीर गाथाओं को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगें तो इनको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह व माता का नाम जयवंताबाई सोनग्रा था। महाराणा उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 ईस्वी में मृत्यु हो गई और इसी दिन महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में राज्यारोहण हुआ। यह शासन महाराणा प्रताप के लिए कांटों का मुकुट था, किंतु स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा प्रताप ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ और गोगुंदा को केंद्र बनाकर समस्त मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराने की दृढ़ प्रतिज्ञा की और जनमानस को स्वतंत्रता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया। जनजाति वर्ग को संगठित कर उन्हें अपनी सेना का अंग बनाया और कुंभलगढ़ से लगे गोड़वाड़ भूभाग और अरावली की घाटियों में सैनिक व्यवस्था की। सिरोही व गुजरात से लगी सीमा व्यवस्था को संगठित किया। मेवाड़ से 1567-68 में हुए संघर्ष की भयंकरता से अकबर परिचित था। अतः शांति प्रयासों व कूटनीति से समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। उसने एक एक करके चारों शिष्टमंडलों को महाराणा प्रताप के पास भेजा, किंतु महाराणा प्रताप ने उसके कूटनीतिक प्रयासों को एकदम विफल कर दिया। महाराणा प्रताप के साथ जो युद्ध हुआ हल्दी घाटी, उसके बारे में पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप को अब अनुभव हो गया था कि युद्ध अवश्यंभावी है। तब महाराणा प्रताप ने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। मेवाड़ के मुख्य पहाड़ी नाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवेश के सकड़े मार्ग व सामरिक महत्व के स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी। मैदानी क्षेत्रों से लोगों को पहाड़ी इलाकों में भेज दिया गया तथा खेती करने पर पाबंदी लगा दी ताकि शत्रु सेना को रसद सामग्री नहीं मिल सके। महाराणा को सभी वर्गों का पूर्ण सहयोग मिला। अतः जनता युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। उधर अकबर ने अन्य सैन्य अभियानों से मुक्ति पाकर मेवाड़ की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसने मानसिंह को प्रधान सेनानायक बनाकर प्रताप के विरुद्ध भेजा, जो लगभग 5000 सैनिकों के साथ आया और 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध शुरू हुआ और महाराणा प्रताप ने युद्ध की शुरुआत की। उसके साथ रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया और रामशाह तंवर, झाला मानसिंह और झाला बीदा, मानसिंह सोनगरा आदि थे। प्रताप के चंदावल दस्ते में पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा आदि तथा मध्य भाग के बाईं ओर भामाशाह एवं अन्य सैनिक थे। चंदावल में ही घाटी के मुहानों पर राणा पुंजा के नेतृत्व में भील लोग तीर कमान के साथ मौजूद थे।
हरावल दस्ते में चुंडावतों के साथ अग्रिम पंक्ति में हकीम खां सूर भी थे। मुग़ल सेना नायक सेना पर सर्वप्रथम इन्होंने आक्रमण किया, जिससे मुग़ल सेना पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गई। रही सही कसर प्रताप के आक्रमण ने पूरी कर दी। मुग़ल इतिहासकार बदायूंनी स्वीकार करता है कि मेवाड़ी सेना के आक्रमण का वेग इतना तीव्र था कि मुग़ल सैनिकों ने बनास के दूसरे किनारे से 5-6 कोस तक 15-20 किलोमीटर भागकर अपनी जान बचाई। अब प्रताप ने अपने चेतक घोड़े को छलांग लगाकर हाथी पर सवार मानसिंह पर अपने भाले से वार किया, पर मानसिंह बच गया। उसका हाथी मानसिंह को लेकर भाग गया। इस घटना में चेतक का पिछला पैर हाथी की सूंड में लगी तलवार से जख्मी हो गया। प्रताप को शत्रु सेना ने घेर लिया, लेकिन प्रताप ने संतुलन बनाए रखा तथा अपनी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए मुग़ल सेना में उपस्थित बलिष्ठ पठान बहलोल खां के वार का ऐसा प्रतिकार किया कि खान के जिरह बख्तर सहित उसके घोड़े के भी 2 फाड़ हो गई। इस दृश्य को देखकर मुग़ल सेना में हड़कंप मच गया। अब प्रताप ने युद्ध को मैदान के बजाय पहाड़ों में मोड़ने का प्रयास किया। उनकी सेना के दोनों भाग एकत्र होकर पहाड़ों की ओर मुड़े तथा अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे। अतः तब तक मुग़ल सेना को रोके रखने का उत्तरदायित्व झाला मानसिंह को सौंपा गया। झाला मानसिंह ने अपना जीवन उत्सर्ग करके भी अपने कर्तव्य का पालन किया। इस युद्ध में मुग़ल सैनिकों का मनोबल इतना टूट चुका था कि उसमें प्रताप की सेना का पीछा करने का कोई साहस नहीं रहा। फिर देखते हैं युद्ध का परिणाम क्या रहा। मेवाड़ की इस विजय ने और प्रताप के नेतृत्व में जनमानस का विश्वास दृढ़ किया। इस युद्ध ने मुग़लों के अजय होने के भ्रम को तोड़ दिया। अब प्रताप वीर शिरोमणि के रूप में स्थापित हो गए। भारत में पहली बार मुग़ल सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। मुग़ल सेना को प्रताप का भय निरंतर सताता रहा, इसलिए हल्दी घाटी से गोगुंदा पहुंचने पर भी वह इस भय से उबर नहीं सकी। प्रताप के एकाएक आक्रमणों के भय से मुग़ल लश्कर ने गोगुंदा में अपने क्षेत्र के इर्द गिर्द ईंटों से इतनी बड़ी दीवार का निर्माण कराया कि प्रताप के घुड़सवार भी कूदकर अंदर न आ सके। गोगुंदा में मुग़ल सेना की हालात बंदी जैसी हो गई। भीलू राणा पुंजा के नेतृत्व में प्रताप के सैनिकों ने गोगुंदा की इतनी दृढ़ नाकेबंदी कर दी कि बाहर के किसी भी प्रकार की खाद्य या अन्य सामग्री मुग़ल छावनियों में नहीं पहुंच सकी। इस कारण मुग़ल सैनिकों व जानवरों के भूखे मरने की नौबत आ गई। निराश होकर मुग़ल सेना गोगुंदा खाली कर अकबर के दरबार में लौट गई। हल्दी घाटी की पराजय से त्रस्त होकर अकबर ने मानसिंह व आसफ खां के मुग़ल दरबार में उपस्थित होने पर रोक भी लगा दी थी। शाही सेना के साथ जाने के बाद प्रताप फिर कुंभलगढ़ लौट आए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अगले 5 वर्ष तक प्रताप छापामार युद्ध प्रणाली से मुग़लों को छकाते रहे। अकबर के 3 बार शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध भेजा, किंतु उसे असफल होकर लौटना पड़ा। मुग़लों को असहाय व्यवस्था में पाकर प्रताप ने प्रतिरक्षात्मक की अपेक्षा आक्रामक नीति अपनाई। उन्होंने इसका पहला प्रयोग दिवेर में किया। अकबर 1582 ईस्वी में प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ मुग़लों के प्रमुख थाने दिवेर राजसमंद को घेर लिया और मुग़ल सेना नायक सुल्तान खां को जैसे ही
जैसे ही इस घेरे की खबर लगी, उसने आसपास के 17 थानों के थानेदारों को बुला लिया। दिवेर थाने के पास दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। सुल्तान खां हाथी पर सवार था और महाराणा प्रताप के साथ युवराज अमर सिंह सहित अनेक सरदार व भील सैनिक भी मौजूद थे। प्रताप ने सुल्तान खां के हाथी को मार डाला था, तो वह भाग गया और घोड़े पर सवार होकर पुनः युद्ध भूमि में आया। अमर सिंह तलवार लेकर सुल्तान खां की तरफ लपके और तलवार का वार किया। सुल्तान खान ने तलवार के वार से बचने की कोशिश की तो अमर सिंह ने अपने भाले से उसे बींध डाला। इससे मुग़ल सेना वहां ठहर नहीं सकी। दिवेर युद्ध में भी प्रताप की निर्णायक जीत हुई। इसके बाद प्रताप कुंभलगढ़ की तरफ बढ़े तथा कुंभलगढ़ सहित आसपास के सभी मुग़ल थानों पर अधिकार कर लिया। अगले 2 वर्षों तक अकबर ने मेवाड़ के सैनिक अभियान जारी रखे, किंतु उनमें असफलता के कारण 1584 ईस्वी के पश्चात तो अकबर का प्रताप के विरुद्ध सेना भेजने का साहस ही नहीं रहा। अब प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई और आक्रामक नीति अपनाकर एक एक कर अपने पिता के काल में अकबर के हाथों गए स्थानों को पुनः विजित कर लिया। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की अवस्था में चावंड में स्वाधीनता के इस महान पुजारी ने अंतिम सांस ली थी। चावंड में आज भी महाराणा प्रताप के महलों और भामाशाह के हवेली के खंडहर देखे जा सकते हैं। चावंड के निकट बांडोली गांव में प्रताप की समाधि बनी हुई है। और उसके बाद में देखते हैं महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व। महाराणा प्रताप ज्येष्ठ योद्धा और सच्चे जननायक थे। सभी धर्मों के लोग मातृभूमि के स्वाधीनता संघर्ष में महाराणा प्रताप के साथ थे और प्रताप ने अपने व्यक्तित्व में मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला योद्धा बना दिया। इससे महाराणा प्रताप का जनमानस के लिए प्रातः स्मरणीय बन गए। अपने देश की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता के लिए सतत संघर्ष और उनका विधिवत क्षेत्र में योगदान उन्हें महान सिद्ध करता है। युद्ध में दिवंगत वीरों के उत्तराधिकारियों को प्रताप ने पिता की तरह स्नेह दिया और उनके पुनर्वास के लिए अपूर्व प्रयास कर मानवाधिकारों के संरक्षण का आदर्श स्थापित किया। नारी सुरक्षा और संघर्ष के लिए प्रताप ने कई प्रयास किए। उनके प्रयासों की बदौलत मेवाड़ को भविष्य में जौहर जैसी त्रासदी नहीं झेलनी पड़ी। प्रताप ने कैद की गई मुग़ल स्त्रियों को सुरक्षित लौटाकर नारी सम्मान का पाठ पढ़ाया। अकाल जूझने वाली प्रजा और शासकों के लिए जल बचत और कम खर्च में जलाशय बनाने की तकनीक भी प्रताप ने दी। यही नहीं, पर्यावरण सुरक्षा को प्रत्येक शासक और नागरिक के कर्तव्य के रूप में परिभाषित भी किया। प्रताप का यह योगदान उनकी वैश्विक दृष्टि का परिचायक है। इसी ध्येय से प्रताप ने विश्व वल्लभ जो संसार को प्रिय हो के नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई। और संस्कारी जीवन ही सबको अपेक्षित होता है। प्रताप ने इस उद्देश्य से व्यवहार आदर्श जैसा ग्रंथ लिखवाया। विद्वानों और दूरदर्शी लोगों को संरक्षण दिया। इसमें संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणि मिश्र प्रमुख थे। प्रताप के संरक्षण में लिखी गई राज्याभिषेक पद्धति भारतीय शासकों के लिए आदर्श बनी। मेवाड़ और गुजरात के शासकों सहित मराठा शासक भी अपना अभिषेक इसी पद्धति से करवाने लगे। महाराणा प्रताप ने संगीत और मूर्तिकला और चित्रकला को संरक्षण दिया। अपने दरबार में निसारुद्दीन जैसे चित्रकार को 6 राग और 36 रागनियों के ध्यान चित्र बनवाकर
चावंड चित्रशैली को जन्म दिया। रागमाला श्रृंखला के ये चित्र अन्य कई क्षेत्रों के चित्रकारों के लिए अनुकरणीय बने। यह कला भारतीय चित्रकला की निधि है। प्रताप ने देश की समृद्धि को बनाए रखने के लिए धातुओं की खदानों की सुरक्षा की और प्रमुखता से ध्यान भी दिया। सभी धर्मों का आदर्श प्रताप के व्यक्तित्व की निराली विशेषता है। जनजाति के मुखियाओं ने प्रताप के नेतृत्व में अपूर्व विश्वास किया। उदयपुर के निकट हरिहर जैसे मंदिर उनके काल में शैव और वैष्णव धर्म की एकता को दर्शाता है। इसी प्रकार राष्ट्र प्रेम, स्वधर्म, सद्भाव, सहिष्णुता, करुणा, स्वाधीनता के लिए युद्ध, नीतिगत आदर्शों की पालना, मानवाधिकारों की सुरक्षा, नारी सम्मान, पर्यावरण और जल संरक्षण व सर्वमान्य को आदर्श जैसे मूल्य तथा साहित्य व संस्कृति के प्रति सम्मान उनकी महानता के उज्ज्वल परिचायक हैं। महाराणा प्रताप की समाधि जन जन को इस विराट चरित्र नायक के कीर्तिमय जीवन और आदर्शों की प्रेरणा देती रहेगी। प्रताप के बारे में कहा गया है, पग पग भम्या पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बसया हिंद रे। तो दोस्तों, ये महाराणा प्रताप के बारे में 2 लाइनें हैं। तो ये था आज का वीडियो महाराणा प्रताप के विजय गाथा के बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।